गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की अवधि का पूरा फ़ायदा उठाइए। इस समय को ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लोग अभी इस समय का यूटिलाइजेशन करके इसको पढ़ाई में लगाएंगे वो सदैव अन्य विद्यार्थियों से आगे ही बने रहेंगे। क्योंकि मेरी भी जितने स्टूडेंट से बात होती है वो सब यही कहते हैं कि सर बस चल ही रही है पढ़ाई, मतलब कोई ख़ास उसमें रुझान नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि इस समय का आपको फ़ायदा मिल सके। और बिल्कुल इसको छुट्टी की तरह मत लीजिए कि ये छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो एग्ज़ाम जैसे ही होंगे आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो ये 6 महीने का जो समय है ये आपको काफ़ी भारी पड़ जाए, या 2 महीने का 3 महीने का जो भी लॉकडाउन है, तो ये समय आपको भारी पड़ सकता है अगर आप इसमें लापरवाही दिखाएंगे तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों आज वो है अगस्त प्रस्ताव। इससे पहले का जो टॉपिक है वो था विद्यार्थियों प्रांतीय चुनाव। इससे पहले का जो टॉपिक था वो था प्रांतीय चुनाव। ठीक है, प्रांतीय चुनाव 1937। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन हमने देखा था। 8 राज्यों में कांग्रेस को विजय हासिल हुई, और फिर कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उन्होंने किस तरीके से अपनी नीतियां बनाई जनता के लिए, और फिर कांग्रेस का इस्तीफा, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया गया था भारत को लेकर, क्योंकि उस समय में कांग्रेस सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी थी इंडिया की। 11 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी थी। तो ऐसे में जब उनसे कोई भी सलाह नहीं ली गई तो कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इन 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया। अब इन 8 राज्यों में गवर्नर का शासन लागू है। इसी समय में युद्ध तो चल ही रहा है। हमने देखा था कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और जर्मनी के पोलैंड पर हमला करते ही विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, विश्व युद्ध शुरू हो गया। इंग्लैंड, स्पष्ट सी बात है, पोलैंड की ओर से युद्ध में आया, और उसका भी, यानी इंग्लैंड का भी जर्मनी के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब इंग्लैंड युद्ध में कूद चुका है तो इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश हैं वो अनिवार्य रूप से युद्ध में शामिल हो गए। भारत भी युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन इस समय पे भारत में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो अलग हैं। भारत का सांस्कृतिक ताना बाना अब बदल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध की जैसी स्थिति नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, हमने पढ़ रखा है सहयोग आंदोलन, उसमें हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था, बहुत सारे युवाओं को उन्होंने सेना में भर्ती करवाया था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहकर पुकारा गया। बट अब चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये स्थिति बिल्कुल अलग है विद्यार्थियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने ये तय कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम एक बार करके देख चुके हैं। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब हमने सहयोग किया था अंग्रेजों का, तो बदले में हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं भारतीय, इसलिए वो अब नहीं चाहते हैं कि दोबारा उनके साथ धोखा हो। इसलिए विद्यार्थियों द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने तय कर लिया है कि वह अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, स्पष्ट बात है ये। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। तो ये एक समस्या है, क्योंकि भारतीय लोग जब तक युद्ध में शामिल नहीं होंगे तब तक जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजी सेना है, उनकी फौज की ताकत कम रहेगी। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में ध्यान रखना, ठीक है, इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, भारतीयों का
सहयोग प्राप्त करने हेतु, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्या ताना बाना चल रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करने को तैयार नहीं है। किसी भी स्थिति में भारतीयों ने तय कर लिया है कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए, भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। पहला प्रश्न यहीं से एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा गया, ठीक है, या अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर के समय में लाया गया। तो अगस्त प्रस्ताव को रखने के पीछे मंशा क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारा साथ दें, ठीक है, लेकिन भारतीयों ने तय कर लिया है कि वो साथ नहीं देंगे। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। कब की? तो भैया अगस्त प्रस्ताव आया है 8 अगस्त 1940 को, ध्यान रखना, 8 अगस्त 1940 को घोषणा की गई अगस्त प्रस्ताव की, ठीक है। क्यों की गई? क्योंकि भारतीयों का सहयोग हासिल करना है। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी वो भी हम जान लेते हैं। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या घोषणा की गई? तो भैया जो पहली घोषणा की गई वो ये कि युद्ध के बाद अगर हम घोषणाओं की बात करें कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था, तो पहली शर्त जो यहां पे कंडीशन रखी वो ये कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में जो पहली शर्त थी, जो पहली घोषणा की गई कि यदि भारतीय हमारा सहयोग करते हैं तो, देखिए यहां मैं जितनी भी शर्तें लिखूंगा उनमें एक शर्त जो है वो छिपी हुई है कि यदि भारतीय हमारा सहयोग करते हैं तो। ये जितनी भी शर्त मैं यहां लिखने वाला हूं वो तब ही लागू होंगी जब भारतीय युद्ध में सहयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो इनमें से एक भी शर्त लागू नहीं होगी। अब पहली शर्त क्या थी यहां पर कि यदि भारतीय हमारा सहयोग करें, लॉर्ड लिनलिथगो ने यह कहा कि अगर भारतीय हमारा सहयोग करते हैं तो हम युद्ध के बाद उनके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से मांग करते आए हैं कि भैया हमें संविधान बनाना है, संविधान बनाना है। इसका एक प्रभाव हम नेहरू रिपोर्ट में देख ही चुके हैं 1928 में। तो ये कहा गया कि युद्ध के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे। दूसरा, भारतीयों को लुभाने के लिए जो दूसरी यहां पर घोषणा की गई वो ये कि वायसराय की कार्य परिषद में, ठीक है, वायसराय की कार्य परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीयों की संख्या में वृद्धि होगी। यह कहा गया कि यदि भारतीय हमारा सहयोग करते हैं इस युद्ध में तो वायसराय की कार्य परिषद में हम भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। अगली जो घोषणा की गई वो ये अगली जो घोषणा थी अगस्त प्रस्ताव में वो ये कि युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। अगली जो घोषणा की गई वो ये कि हम युद्ध में भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी करेंगे। अब इन घोषणाओं में कांग्रेस की अंतरिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। इन घोषणाओं में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि कांग्रेस ने यहां पर एक डिमांड की। वो डिमांड क्या थी? कांग्रेस ने कहा कांग्रेस की
अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए, यहां पर युद्ध चल रहा है, युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हम कैसे भी करके भारतीयों को लुभाएं, तो उन्होंने ये सारी चीजें रखी। इसी दौरान कांग्रेस ने ये घोषणा की कि ठीक है, हम युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तत्काल एक अंतरिम सरकार बनानी होगी। ठीक है, युद्ध के दौरान हम सहयोग करेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको तत्काल एक अंतरिम सरकार बनानी होगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी होगी तत्काल प्रभाव से। यह मांग थी कांग्रेस की, और अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की इस मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, और चूंकि कांग्रेस की अंतरिम सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को फेल कर दिया। कांग्रेस ने कहा जब हमारी मांगों को या नहीं सुना जा रहा है तो इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि कांग्रेस की अंतरिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा हमें इस प्रकार के अगस्त प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। अब इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की किसी भी मांग का कोई समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव में कहीं से भी पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया गया था, और चूंकि मुस्लिम लीग की किसी मांग का यहां कोई जिक्र नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी उस समय की तत्कालीन दो सबसे बड़ी पार्टियों ने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। पहली पार्टी थी कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। इन दोनों ने ही अपनी अपनी वजहों के कारण से इस अगस्त प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उनकी जो डिमांड थी कि भैया युद्ध में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, भारतीयों को लेकर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। अगस्त प्रस्ताव में इसका कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। और बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की किसी भी मांग को इसमें रखा ही नहीं गया, कोई भी मांग शामिल ही नहीं की गई, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। ठीक है, अब अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है जो आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को लेकर दो शब्द कहे। उन्होंने कहा ये अगस्त प्रस्ताव तो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान। ये ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में नेहरू ने क्या कहा, नेहरू ने कहा कि यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के कथन क्या है? अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के कथन है कि अगस्त प्रस्ताव तो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान है। ठीक है, यानी एक ऐसी कील है जिसका कोई मतलब नहीं है, और अगर वह आपके हाथ में लग जाए तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उन्होंने कहा ये तो दरवाजे में लगी जंग लगी कील है, जिससे फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हाथ में लग गई तो आपको घायल अवश्य कर देगी। उनके कहने का अभिप्राय केवल इतना था कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कुल मिला के हुआ ये कि ये प्रस्ताव ना तो कांग्रेस ने स्वीकार किया और ना ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। ठीक, तो ये था विद्यार्थियों अगस्त प्रस्ताव। एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। क्यों आया? इसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसने पेश किया? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया। क्या क्या शर्तें थी? तो पहली शर्त थी अगर भारतीय हमारा युद्ध में साथ दें तो युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान निर्मात्री सभा हम बनाएंगे युद्ध के बाद, यानी युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद, तब ये बातें हैं सारी की सारी।
दूसरा, वायसराय की कार्य परिषद में भारतीयों की संख्या को हम बढ़ा देंगे, ये भी उन्होंने कहा। और तीसरी एक मांग यहां पर और भी थी कि भारत का जो शासन है, जो मैं आपको बस ओरली बता देता हूं, तीसरी मांग ये भी थी कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका भारत का कोई भी वर्ग विरोध कर रहा हो। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का शासन हम किसी ऐसे वर्ग को नहीं सौंपेंगे जिसका कोई विरोध कर रहा हो। ठीक है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने कहा कि हमें अंतरिम सरकार चाहिए, युद्ध के दौरान अगर आप हमारा सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो हमें अंतरिम सरकार चाहिए। कांग्रेस की इस मांग को तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस वजह से कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को फेल कर दिया। ठीक है। और इसी प्रस्ताव के बारे में नेहरू जी का कथन है कि यह दरवाजे में लगी जंग लगी कील है। ठीक है। तो कुल मिला के अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय कैसे भी करके हमारा युद्ध में साथ दें। तो भारतीयों का युद्ध में साथ प्राप्त करने के लिए ये अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाला प्रथम प्रयास है। इसके बाद एक अन्य प्रयास भी होगा क्रिप्स मिशन के रूप में, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों अगस्त प्रस्ताव। चलिए ऐसे में साफ करके आगे बढ़ते हैं आप लोग। अगली जो घटना है, अब हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया यहां पर। ठीक है। हमने देखा अगस्त प्रस्ताव तो पूरी तरह से फेल हो गया। अब अगस्त प्रस्ताव के फेल होते ही, ठीक है, कांग्रेस ने संपर्क साधा महात्मा गांधी से। अगस्त प्रस्ताव ज्यों ही फेल हुआ वैसे ही कांग्रेसियों ने संपर्क साधा महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से संपर्क क्यों साधा? क्या महात्मा गांधी संपर्क में नहीं थे कांग्रेस के? तो जी बिल्कुल, इस समय में महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं है। 1932 के पूना समझौते के बाद ही महात्मा गांधी जो है हरिजन के कार्यों के लिए, हरिजन समाज के बेहतरीकरण के लिए, उनके समाज को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके हैं और इस समय तक अलग ही हैं। ठीक है ना, इस समय तक वो अलग ही चल रहे हैं। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की घटना के बाद, अगस्त प्रस्ताव की घटना के बाद यहाँ पर संपर्क किया गया महात्मा गांधी से। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी से संपर्क किया गया और अब शुरू होता है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण घटना है विद्यार्थियों भारतीय इतिहास की अगस्त प्रस्ताव के बाद, वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वो है विद्यार्थियों व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से शुरू हुआ है? अगर हम इसकी तारीख देखें तो ये शुरू हुआ है 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ है विद्यार्थियों व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की तो ये क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा है यहां पर और प्रारंभिक स्थिति में जर्मनी ने मित्र देशों की हालत खराब कर रखी है। प्रारंभिक अवस्था में जर्मनी ने मित्र देशों की हालत खराब कर रखी है। मुख्य रूप से जो जर्मन की एयरफोर्स है जिसका नाम है लुफ्टवाफे, ध्यान रखिएगा, जो जर्मन सेना थी उनकी जो एयरफोर्स है उसका नाम है लुफ्टवाफे, उसने बहुत बड़ी बमबारी की इंग्लैंड के ऊपर, मुख्य रूप से मित्र राष्ट्रों के ऊपर, और तहस नहस कर दिया जर्मनी, मतलब जर्मनी ने इंग्लैंड को। इस समय पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं विंस्टन चर्चिल। अब स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। ठीक है, युद्ध में जर्मनी जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इधर तो जर्मनी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य देश भी जो है युद्ध में कूद पड़े। जैसे जून 1940 में रूस जो है इस युद्ध में शामिल हो गया। दिसंबर 1940 में जापान भी इस युद्ध में शामिल हो गया। मतलब जापान तो ऑलरेडी था, जापान ने अमेरिका पे हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब हो ये रहा है कि चारों तरफ लड़ाई छिड़ी हुई है। अब बात करें भारतीयों के स्टैंड की,
कि इस युद्ध में भारतीयों का क्या रोल है। तो भारतीयों का जो स्टैंड है इस युद्ध को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो स्टैंड क्या है? भारतीय ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आखिरकार भारतीय क्यों चाहते थे? तो ऐसा इसलिए भारतीय चाहते थे कि भारतीयों का मानना था, यानी हम लोगों का ये मानना था कि युद्ध जो है वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में है, ठीक है, यूरोपियन देशों के बीच में है। इसमें भारतीयों का क्या काम है ना? और भारत इंग्लैंड की ओर से युद्ध क्यों लड़े? भाई सीधा सा यहाँ पर सवाल है, हम भारत के लोग इंग्लैंड की ओर से युद्ध क्यों लड़े? क्या हम इतना प्रेम करते हैं इंग्लैंड से, या इंग्लैंड हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए वह कुछ भी कर सकता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। प्लस प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने का फल हमें मिल ही चुका है जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। तो हमारा स्टैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है ना? ये हमारा स्टैंड क्लियर है और दुनिया तक ये बात पहुंचे इसलिए गांधी जी का एक विचार यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है और वो गांधी जी का विचार है विद्यार्थियों व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों किया गया ये जरा हम जान लें। तो इसके करने का कारण क्या है? तो कारण बहुत ही स्पष्ट है। कारण है, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग करने के उद्देश्य से। तो जरा हम जानते हैं कि आखिरकार इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। जरा हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों अगर हम उद्देश्य देखें व्यक्तिगत सत्याग्रह को करने का, तो पहला उद्देश्य है भारतीयों को युद्ध से अलग दिखाना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है यहां पर? भारतीयों को युद्ध से अलग प्रदर्शित करना, यानी ये स्पष्ट कर देना कि हम इस युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, ठीक है। ये स्पष्ट कर देना कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। युद्ध जो हो रहा है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हो रहा है। एक सामान्य भारतीय का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी ने यहां पर यह भी स्पष्ट कर दिया, ठीक है, गांधी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए नाजीवाद एवं साम्राज्यवाद एक समान है, ठीक है। ये यहां पर गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए चाहे नाजीवाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो वो एक समान है, ठीक। भारतीयों को नाजीवाद या साम्राज्यवाद दो अलग अलग चीजें नहीं लगती थी। गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए चाहे नाजीवाद हो चाहे साम्राज्यवाद हो, दोनों एक ही चीजें हैं और हमें दोनों से ही खतरा है। ये यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब जरा हम इस विचारधारा की बात करें कि नाजीवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। तो विद्यार्थियों, नाजीवाद जो विचारधारा है ये जर्मनी की है। ये विचारधारा कहाँ की है? जर्मनी की, मुख्य रूप से हिटलर की है, ठीक है। जहां पर यह माना जाता है कि जो जर्मन के लोग हैं वो बेहद ही श्रेष्ठ हैं, ठीक है, और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर जो मुख्य रूप से यहूदी हैं वही जर्मनी की मुख्य समस्याओं की जड़ हैं। इसलिए अगर यहूदियों को समाप्त कर दिया जाए तो जर्मनी की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। ये विचारधारा है नाजीवाद की जो जर्मन में चल रही थी। दूसरी विचारधारा है साम्राज्यवाद की जो चल रही है कहाँ पे? जो चल रही है इंग्लैंड में, ठीक है। ये कहाँ चल रही है? ये इंग्लैंड में चल रही है। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद है अपने क्षेत्र का विस्तार करना, अनावश्यक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार करना साम्राज्यवाद है। नाम से स्पष्ट है, साम्राज्य बढ़ाना यानी साम्राज्यवाद। इंग्लैंड यही तो करता आ रहा है। छोटा सा देश है इंग्लैंड। आप मैप पे देखोगे तो यूरोप में जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पे छोटा सा देश मिलेगा, हमारे यूपी से भी छोटा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। और इतना छोटा सा देश जो है आप विश्वास मानिए तकरीबन पूरी दुनिया पर जो है कब्जा कर चुका है। इंडिया पर कब्जा कर चुका है, चाइना पर कब्जा कर चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पर तो आज तक कब्जा है इंग्लैंड का। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका को भी उसने नहीं छोड़ा। तो इतना छोटा सा देश पूरी दुनिया पर
कभी ना कभी राज कर चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये साम्राज्यवाद ही तो है कि आपको पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। तो गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जर्मनी और इंग्लैंड ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और हो सकता है यूरोप में इनकी विचारधाराओं में अंतर हो, लेकिन हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए साम्राज्यवाद और नाजीवाद एक समान ही है। ना तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, ना ही इंग्लैंड बहुत अच्छा है। तो ना तो हमें जर्मनी से मतलब है, ना ही इंग्लैंड से मतलब है, हम तो अलग हैं। ये दुनिया को संदेश दे दिया उन्होंने कि हमारे लिए नाजीवाद और साम्राज्यवाद एक जैसा है। जर्मनी में इन विचारधाराओं में अलग मतलब असमानताएं हो सकती हैं, लोग इनको अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन भारतीय इन विचारधाराओं को अलग नहीं मानते, क्योंकि ये भी शोषणकारी है और ये भी शोषणकारी हैं। कुल मिला के अगर हम किसी भी विचार को फॉलो करेंगे तो शोषण तो हमारा ही होगा, ठीक है ना। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए ये दोनों ही एक समान हैं, ठीक है। तो उद्देश्य इसका आप लोगों के सामने है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीयों को युद्ध से अलग दिखाना। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम इसका कार्यक्रम देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम, कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में आखिरकार क्या क्या होना था। तो विद्यार्थियों, अगर हम इसके कार्यक्रम की बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की ये मांग होगी, ठीक है। अगर हम कार्यक्रम देखें कि इसके दौरान हुआ क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये एक सामान्य सत्याग्रह की तरह नहीं है कि जहां पर भीड़ की भीड़ उमड़ी चली आ रही है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी यहां पर लोग भीड़ में आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि लोग अपने स्तर से, ठीक है, लोग अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। ये जनता का सत्याग्रह नहीं है, ये लोगों का व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ठीक है। इसमें लोग झुंड में नहीं होंगे, ये बहुत छोटे छोटे 2 लोगों के 4 लोगों के समूह में मिलकर कार्य करेंगे। तो ये कोई वैसा आंदोलन नहीं है जैसा आप सोचते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे सबने अवज्ञा हुआ, या भारत छोड़ो, इस तरीके का आंदोलन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों का सेल्फ व्यक्तिगत है। ये यहां पर लोगों की भीड़ शामिल नहीं है, 1-1, 2-2 लोगों के समूह हैं, ठीक है, केवल, इसीलिए नाम है इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम है उन्हें जरा हम देखें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कार्यक्रम क्या क्या रखे गए। तो भैया जो यहाँ पहला कार्यक्रम रखा गया वो ये कि सत्याग्रहियों की मांग होगी कि युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने की अनुमति मिले, ठीक है। जो मांग है यहाँ पर क्या है, युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने की अनुमति, ठीक है। पहली जो लोगों की डिमांड थी वो क्या, मतलब ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो सत्याग्रही हैं उनका काम क्या होगा, युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करना, ठीक है। ये लोग गांव गांव शहर शहर जाएंगे और इस बात का प्रचार करेंगे कि भारत युद्ध में भाग नहीं लेगा। लोगों को इस बात के लिए अवेयर करेंगे कि हम युद्ध में भाग लेने के खिलाफ हैं, ठीक है। ये जो सत्याग्रही हैं ये भारतीयों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि हम युद्ध में भाग लेने के खिलाफ हैं, ठीक है। इस तरीके से ये गांव गांव शहर शहर जाकर के इस संदेश का प्रचार करेंगे, ठीक है। दूसरा कार्यक्रम, गांव गांव इस संदेश का प्रचार करते हुए, कौन सा संदेश, ये वाला ऊपर वाला, कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। संदेश क्या है कि भारतीय युद्ध के खिलाफ है, ठीक है। तो गांव गांव छोटे छोटे शहरों में इस संदेश का प्रचार करते हुए दिल्ली की ओर कूच करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांव गांव इस संदेश का प्रचार करते हुए कि भारतीय युद्ध के खिलाफ हैं, सभी सत्याग्रही दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। और चूंकि ये सत्याग्रही दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, इसीलिए इस आंदोलन का दूसरा नाम है दिल्ली चलो
अभियान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो अभियान या दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, आंदोलन कर लीजिए यहां पर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो अभियान के नाम से भी या दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य और कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है? भारतीयों को युद्ध में अलग दिखाना, ठीक है। कार्यक्रम क्या है? कि पूरे भारत में इस बात का प्रचार करना कि हम युद्ध में भाग लेने के खिलाफ हैं, पूरे भारत में, गांव गांव, शहर शहर जाकर के। और उन गांव से होते हुए आपको कहां पहुंचना है? दिल्ली पहुंचना है। इसीलिए इस सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो सत्याग्रह। ध्यान रखना, इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन या दिल्ली चलो अभियान इसे कहा जाता है। अब इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है? तो ऊपर लिखा हुआ है, इसकी स्टार्टिंग हुई है 17 अक्टूबर 1940 से। और आपसे सवाल यहां पूछा जाता है कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ध्यान रखना, शायद आपने नाम सुना होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे विद्यार्थियों? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और इन्होंने ये कहां से शुरू किया? तो विनोबा भावे ने इस सत्याग्रह को शुरू किया पवनार आश्रम से। ध्यान रखना, ठीक है, पवनार आश्रम से शुरू किया विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ है 17 अक्टूबर 1940 से। और वो व्यक्ति जिन्होंने इसको शुरू किया वो थे विनोबा भावे। और कहां से शुरू हुआ है ये? तो पवनार आश्रम से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है विद्यार्थियों पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम किधर है? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे हम। और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरे सत्याग्रही अगर कभी पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, पहले ही पूछता है कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। लेकिन अगर पूछ भी ले कभी दूसरे कौन थे, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और विद्यार्थियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, इस दौरान जो काम हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ विद्यार्थियों, वो ये कि इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, ठीक है, नेहरू को, अब नेहरू मोतीलाल नहीं है, जवाहरलाल है, ठीक है, नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, राजनीतिक उत्तराधिकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया विद्यार्थियों। तो वो आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये राजनीतिक उत्तराधिकारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के पास जो भी दौलत संपत्ति है वो अब नेहरू जी को चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो उत्तराधिकारी की बात हो रही है यहाँ पर राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात हो रही है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार नेहरू जी ही क्यों? ये प्रश्न बिल्कुल उठता है कि आखिरकार नेहरू ही क्यों? भाई इतने बड़े बड़े नेता और भी हैं, सरदार पटेल मौजूद हैं, ठीक है, सी राजगोपालाचारी मौजूद हैं, इसके अलावा अगर हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद हैं, बहुत सारे नेता मौजूद हैं, लेकिन नेहरू जी ही क्यों? तो अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और नेहरू जी के विचार जो हैं वो बहुत हद तक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामलों में महात्मा गांधी और नेहरू जी के विचारों में बहुत ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो बात करें अगर धर्म की, अगर हम धर्म की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो धर्म को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देते थे। जवाहरलाल नेहरू धर्म को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देते थे। वहीं अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी एक धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, ईश्वर में उनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी, ठीक है ना। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो नेहरू और गांधी जी के बीच में इस मामले में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर भी महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों में हमें अंतर्द्वंद देखने को मिलता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में महात्मा गांधी और नेहरू जी के विचार आपस में मैच नहीं करते थे, मेल नहीं खाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्यों बनाया? तो इसके बारे में एक लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कोई गांधी करके लेखक हैं, और उन्होंने बाकायदा अपनी एक बुक में लिखा है और गांधी जी को कोट करके वो कहते हैं कि निश्चित रूप से नेहरू जो हैं वो मेरे मतलब उनके और मेरे विचार बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में जवाहरलाल अपना योगदान दें। कैसे दें? तो उनका कहना था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं एकमात्र ऐसे नेता हैं जो स्वयं हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों के भी नेता हैं, ठीक है। उनका कहना था कि जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों के नेता हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वयं उत्तर भारत से संबंधित हैं लेकिन दक्षिण भारत के लोग उनका पूरा पूरा सम्मान करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरुष हैं लेकिन महिलाएं उनको अपना नेता स्वीकार करती हैं। तो उनकी जो स्वीकृति थी वो अखिल भारतीय थी। जवाहरलाल नेहरू की स्वीकृति अखिल भारतीय थी, यानी स्पष्ट रूप से जवाहरलाल नेहरू संपूर्ण भारत के नेता थे गांधी जी के बाद। बात समझ पा रहे हैं? तो गांधी जी के बाद अगर कोई गांधी जी की जगह ले सकता था तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि शेष जितने भी नेता हो गए, चाहे आपके सरदार पटेल हो गए, है ना, चाहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, तो इनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्षेत्रीय झुकाव इनका ज़्यादा था, यानी ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की ओर ज़्यादा झुकाव रखते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी क्षेत्र विशेष या किसी जाति विशेष या किसी प्रदेश विशेष के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे और ऐसा गांधी जी स्वीकार करते थे। यही कारण है कि गांधी जी ने अपने बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके साफ साफ शब्द हैं कि नेहरू जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर भारत को जोड़े रख सकते हैं। इस वजह से विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये था हमारा विद्यार्थियों एक छोटा सा टॉपिक जो आज की क्लास में हमने कवर किया। तो आज हमने देखा विद्यार्थियों क्या, आज हमने देखा अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद देखा हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे जिनको आज हमने कवर किया। अगली जो हमारी क्लास होगी विद्यार्थियों वो होगी पाकिस्तान की मांग और क्रिप्स मिशन, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी पाकिस्तान की मांग, यानी 1940 का लाहौर मुस्लिम लीग का अधिवेशन, उसको हम जानेंगे। इसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई। पाकिस्तान शब्द जो है मतलब जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान एंड क्रिप्स मिशन, ठीक है। इन दोनों को हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस
कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर रहें। जय हिंद, जय भारत।